नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। गुजरात विधानसभा को लेकर क्या है चुनावी माहौल और देश दुनिया और शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें, सब देखेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। गुजरात में एडीआर की रिपोर्ट, सार्वजनिक प्रथम चरण के प्रत्याशियों के शिक्षा, संपत्ति, अपराध जैसे मामलों का खुला कच्चा चिट्ठा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत ने मिलाया भाजपा से हाथ, 500 से अधिक समर्थकों के साथ पहना भगवा खेस। और राजपीपला में पंजाब के सीएम भगवंत मान के रोड शो से पहले पालिका ने हटाए आप के बैनर, झंडे और तोरण, नगर पालिका सवालों के घेरे में। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा प्रथम चरण के उम्मीदवारों का रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया, जिसमें कैंडिडेट का एजुकेशन, प्रॉपर्टी, अपराध जैसे मामलों को उजागर किया गया। गुजरात इलेक्शन वॉच और एडीआर दिल्ली साथ में मिलकर हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाया है जो फेज़ 1 के जो इलेक्शंस हैं गुजरात के, जो 1 तारीख को हो रहे हैं, उसमें 788 कैंडिडेट्स चुनाव में हैं। उन सभी के जो एफिडेविट्स उन्होंने खुद ही ने जो एसईआई में सबमिट किए हैं, उसी एफिडेविट्स का ये एनालिसिस है। उसमें हम 3 बातें देखे हैं। एक तो क्रिमिनल कैंडिडेट्स कितने हैं, मतलब जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं, और उनका एजुकेशन कितना है, और उनमें महिलाओं का प्रमाण कितना है, और उसमें ये भी देखा है कि उनकी उम्र कितनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2020 दोनों में जो डायरेक्शंस दिए, उसमें लगातार ये कहा कि क्रिमिनलिटी हमारी जो राजनीति है उसमें कम होनी चाहिए, और इसकी वजह से सभी पार्टीज़ को ये कहा था कि आप क्रिमिनल कैंडिडेट्स को ना उतारें मैदान में, और अगर आप उनको दे रहे हो टिकट तो उसका कारण बताएं, और वो कारण ये ना होना चाहिए कि वो उनको जीतने के चांसेस है, वो कारण नहीं हो सकता। आपको दूसरे स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार क्यों नहीं मिले, इसका कारण बताना पड़ेगा। तो एक उम्मीद ये थी कि इससे हमें कम कैंडिडेट्स होंगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं गुजरात के, तो गुजरात में इस बार हम 4 मेजर पार्टीज को लेते हैं, बाकी सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी एनालिसिस है। लेकिन 4 मेजर पार्टी में अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो आम आदमी पार्टी जो गुजरात में 88 जगह अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही हैं, उनमें 36% क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले उम्मीदवार हैं, उसमें 30% सीरियस क्राइम वाले हैं। अगर हम आईएनसी की बात करें तो उसमें 35% है, और जो 1% उनका लास्ट टाइम से बढ़ा है, 20% सीरियस केसेस वाले हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वो लास्ट टाइम उनके काफ़ी ज़्यादा थे, इस बार 29% जितने क्रिमिनल इंसिडेंट वाले केसेस हैं। और बीजेपी के देखें तो लास्ट टाइम से वो कम हुए हैं, इस बार उनके 16% जो उम्मीदवार हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका है, और उसमें सिर्फ 12% हैं जो कम मतलब सीरियस क्राइम वाले हैं। तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल परसेंटेज देखा तो 21% जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, तो वो कम नहीं हुआ है। और उनका डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें बहुत ही एक गंभीर बाबत है कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब डायरेक्शंस के बावजूद हमारी सभी पार्टियों ने जो डिक्लेरेशंस उनको लोकल गुजराती लैंग्वेज में लोगों के समझे इसकी वजह से देना था, उसकी वजह से उसके बजाय उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में छाप दिया है। इंग्लिश में छापोगे जो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो उसका उद्देश्य नहीं आता है। तो ये बात को लेके हम एज ए एडीआर भी सुप्रीम कोर्ट का तरफ वापस जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम पार्टी वाइज बात करें तो लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी नहीं थे, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी, आईएनसी और बीजेपी में एक बीजेपी पार्टी है जिन्होंने कम कैंडिडेट्स 2017 के कॉन्टेक्स्ट में इस बार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले मैदान में उतारे हैं। एडीआर के रिकमेंडेशंस मेजरली, एक सबसे पहले नोटा को लेके, नोटा के वोट्स दिन ब दिन उसकी प्रतिशत बढ़ रही है, और विनिंग कैंडिडेट की मार्जिन से भी काफ़ी जगह ज़्यादा नोटा को वोट मिलते हैं। हमारी रिकमेंडेशन और ईसीआई की तरफ मांग यही है एज एडीआर की इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी ऐसे उम्मीदवार जिनको नोटा से कम वोट मिलते हैं उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना करना चाहिए। दूसरा एक ये
ये है कि क्रिमिनल अगर कैंडिडेट्स बार बार पार्टी अगर मैदान में उतार रही है इनके लिए, तो उन पक्ष की तरफ, उनके पार्टियों की तरफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिनके ऊपर हीनियस क्राइम्स है उनको तो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करना चाहिए। तो एज ए एडीआर हम ये मांग करते हैं, क्योंकि हम ये बहुत देख रहे हैं कि चुनाव में पैसा और बाहुबल ये दोनों अपने आप में एक इक्वेशन बनता है, और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं वो जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जो रीज़न पक्ष बताते हैं, क्योंकि उनको विनेबिलिटी तो रीज़न वो बता नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी वजह से, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये इस तरीके के रीजंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है और जिस उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसकी भी तौहीन है, ऐसा हम मानते हैं। उम्मीदवार की अगर हम एवरेज एसेट्स की बात करें तो वो हर बार बढ़ती है। 2017 के हमारे चुनाव में वो 2.16 करोड़ थी, जो अभी 2.8 करोड़ के ऊपर गई है। तो अभी अगर हम 2.88 करोड़ है। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 89, उनकी एवरेज एसेट 13.40 करोड़ होती है। आईएनसी की जो है वो 8.38 करोड़ है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जो करोड़पति हैं उनकी एवरेज एसेट 1.99 करोड़ है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी उनकी 23.49 लाख है। हमारे 2017 के अगर हम चुनाव देखें तो एवरेज मतलब बहनों की भागीदारी 6% थी। इस बार बहनों की भागीदारी 9% है, और उसमें बीएसपी जो है उन्होंने 50 में से 7 वुमेन कैंडिडेट रखे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो 34 हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो बीजेपी ने 9 कैंडिडेट रखे हुए हैं, आईएनसी ने 6 हैं और बीएसपी के 7 हैं। और ओवरऑल देखें तो 69 वुमेन कैंडिडेट हैं आउट ऑफ 788। तो जो फर्स्ट फेज में परसेंटेज 9% आती है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के चलते करणी सेना के अध्यक्ष ने 500 से अधिक साथी कार्यकर्ताओं के साथ भगवा खेस पहनकर भाजपा का हाथ थामा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जोरों शोरों से प्रचार कार्य चल रहा है। ऐसे में आज करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राज शेखावत ने अपने 500 साथी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर केसरिया खेस पहन लिया है। लिमड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना मकवाना के सामने 20 से अधिक क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ गए होने की खबर है। ऐसे में करणी सेना के नेता राज शेखावत के भाजपा में जुड़ने से नए समीकरण बनेंगे। डीजी बंजारा साहब मेरे पिता तुल्य हैं, और हम लोग पिछले 5 सालों से सभी कार्यक्रमों में एक दूसरे के आना जाने का कार्य करते हैं। मैं डीजी बंजारा साहब की पार्टी से नहीं जुड़ा था, शायद आपको पता होगा, और उसका एक ही कारण कि उस वक्त और हम लोग कल तक उनके साथ ही थे, के नाते उनके साथ थे। राजकीय पार्टी हमारा जुड़ाव था, किंतु जब गुजरात के अधिकारियों से पूछे तो उनका एक ही कंसर्न था कि शेखावत साहब हम बीजेपी के साथ ही जुड़ेंगे। तो मैं जनाधार में मां हूं, और जिन पदाधिकारियों की वजह से आज मेरा ये वर्चस्व बना है, आज जो करणी सेना का इतना बड़ा विशाल स्वरूप बना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा दायित्व बनता है, और मैंने वही किया है, और मैं खुश हूँ। इन पे आरोप हुए थे सर, मैं भी उनकी कहीं जिम्मेवारी बनती सर, मैं भी 9 दिन जेल, 2 बार 9 दिन जेल में रहा। मेरे पे भी केस हुए, तो क्या वो प्रूव हो गए क्या? अच्छा, डीजी बंजारा साहब बाइज्जत बरी तो हुए। सब राजकीय प्लॉट होता है, आप सब जानते हो। मीडिया जगत से कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, चौथा स्तंभ हो आप। किंतु आप मेरे से पूछना चाहते हो साहब, उन पे ऊपर जो दोष लगाए थे वो प्रूव नहीं हुए ना साहब, तो वो निर्दोष है। और उन्होंने जो भी किया इस गुजरात के हित में किया, गुजरात की जनता के हित में किया। तो साहब करणी सेना पहले भी उनके साथ थी और आज भी उनके विचारों के साथ है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार दावेदारी कर रही आम आदमी पार्टी के झंडे और बैनर्स रोड शो से पहले हटा दिए जाने पर आपत्ति जताई गई। गुजरात के नर्मदा जिला के राजपीपला में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रोड शो से पहले आम आदमी पार्टी के झंडे हटाए जाने पर विवाद हुआ है। राजपीपला पालिका द्वारा आम आदमी पार्टी के झंडे और तोरण हटाए गए, जिससे नगर पालिका सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यक्रम की इजाजत नहीं दिए गए होने की बात कही जा रही है। રાજપીપળા નગરપાલિકાના જે સ્ટેશન રોડ વિસ્તાર છે એમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે તમારા ઝંડા જોવા મળ્યા, આચારસંહિતા અમલમાં હોવા છતાં પણ આવી રીતના એમણે કોઈ પણ જાતની પરવાનગી વગર સરકારી મિલકતોમાં જે આવી રીતના ચૂંટણી સાહિત્ય લગાવ્યું છે તે યોગ્ય નથી।
वडोदरा में 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर सरकारी कर्मचारियों और मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने और करवाने की शपथ दिलवाई गई। वडोदरा के जिलाधीश कार्यालय में मतदान संकल्प शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। 5 दिसंबर को वडोदरा शहर जिला की 10 विधानसभा बैठक के लिए वोट कराए जाएंगे। चुनाव के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, इस आशय के साथ जिलाधीश और मुख्य चुनाव अधिकारी A.B. गौर की अध्यक्षता में नागरिकों को मतदान करने का संकल्प दिलवाया गया। वडोदरा जिल्लाના તમામ મતદારો સૌથી વધુ મતદાન કરે તે પ્રકારે તમામ મતદારો સંકલ્પબદ્ધ થયા છે અને મને શ્રદ્ધા છે કે આ વર્ષે વડોદરા જિલ્લો સૌથી વધુ મતદાન કરનાર જિલ્લો પુરવાર થશે। જય હિન્દ। सूरत में पाटीदारों के घर में हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार किया। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में पाटीदार पटेलों का गढ़ माने जाते सूरत में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरत की विधानसभा बैठक विस्तार में भव्य रोड शो का आयोजन कर चुनाव प्रचार किया। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के आ जाने से त्रिकोणीय जंग उभर कर आया है। योगी आदित्यनाथ के रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। हीराबाग सर्कल के पास बुलडोजर पर आकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ यहां के दबंग नेता कुमार कानाणी, प्रवीण घोघारी, कांति बल्लर, प्रफुल्ल पानशेरिया इस रोड शो में जुड़े। इस भव्य रोड शो के जरिए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जंगी बहुमत से जिताने की अपील की। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के उस पार चुनाव से जुड़ी खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आप पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा ने आप पार्टी से खौफ खाकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। बीजेपी का मुख्य तौर पर इस चुनाव में एक ही कैंपेन है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, कि ऊपर भी बीजेपी हो, राज्य में भी बीजेपी हो, डबल इंजन की सरकार। मैं आपको डबल इंजन की सरकार की सच्चाई बताना चाहता हूं। पहली बार गुजरात में डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में। 2014 से लेकर 2022 में महंगाई रूपी राक्षस ने जिस हिसाब से गुजरात के आम आदमी, देश के आम आदमी की जेब पे डाका डाला, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इस चुनाव का शायद सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, और इस डबल इंजन की सरकार जब 2014 में बनी तब आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें थी उनके दाम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए। पेट्रोल जब डबल इंजन की सरकार बनी 2014 में तो 60 रुपए का बिकता था। आज सामान्य गुजराती को
2022 में वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर का खरीदना पड़ रहा है। डीजल जब डबल इंजन की 2014 में सरकार बनी तो 50 रुपए का प्रति लीटर बिकता था। आज वो डीजल डबल इंजन सरकार की बदौलत 90 रुपए प्रति लीटर का बिक रहा है। एलपीजी गैस का सिलेंडर जो आप और हम अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, वो जब डबल इंजन की सरकार बनी तो 500 रुपए प्रति सिलेंडर के लगभग मिलता था। आज 2022 में डबल इंजन सरकार की बदौलत वो सिलेंडर 1060 रुपए का मिलता है। प्लेटफॉर्म की टिकट 5 रुपए प्रति टिकट मिला करती थी 2014 में जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज वो प्लेटफॉर्म की साधारण सी टिकट 5 रुपए से बढ़कर 50 रुपए की हो गई। देसी घी का एक डब्बा 1 केजी वाला 350 रुपए का आता था 2014 में जब नई डबल इंजन की सरकार बनी थी, और आज उस डबल इंजन सरकार की बदौलत वो देसी घी का एक डिब्बा 350 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गया। गुजरात का विधानसभा चुनाव पिछली कई बार से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वॉक ओवर इलेक्शन होता था, यानी कि एक ऐसा चुनाव जिसमें ना प्रचार की जरूरत पड़ती थी, ना इश्तिहार की जरूरत पड़ती थी, ना अपना दम झोंकने की, ना अपना खून पसीना एक करने की जरूरत पड़ती थी बीजेपी को। बीजेपी वैसे ही गुजरात का चुनाव जीत जाती थी। लेकिन जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री हुई, और जब से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने लोगों को जोड़ना शुरू किया और गुजरात का आम आदमी, आम औरत झाड़ू के निशान तले, अरविंद केजरीवाल जी के झंडे तले इकट्ठा आ गया, तो बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं, बीजेपी की नींद उड़ गई है, जिसके चलते आज बीजेपी को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी समेत अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के दर्जनों मंत्री गुजरात के चुनावी मैदान में उतारने पड़ रहे हैं। बीजेपी को अपने 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री गुजरात के मैदान में उतारने पड़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ 150 से ज्यादा सांसद, अनगिनत एमएलए, अनगिनत मंत्री उतारकर पूरी जान झोंकनी पड़ रही है। और ये तो सिर्फ बीजेपी का संगठन है, और भी जो इनकी सिस्टर कंसर्न्स हैं वो सब भी लगे हुए हैं कि कुछ भी कर आम आदमी पार्टी को रोको, अरविंद केजरीवाल जी को रोको। वडोदरा के कारेली बाग में मुक्तानंद सर्कल निकट कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों चुनावी माहौल सभी राजनीतिक दलों के सर चढ़कर बोल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। परिवर्तन की उम्मीद के साथ वडोदरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के लिए वडोदरा के कारेली बाग में मुक्तानंद सर्कल निकट कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस शहर कार्यकारी अध्यक्ष भिखाराबारी, नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रभारी पंकज पटेल, रावपुरा विधानसभा के प्रत्याशी संजय पटेल की उपस्थिति में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आज विधिवत रीते ऑफिसનું પ્રદેશના કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર સંજયભાઈ પટેલ એમને કોંગ્રેસનું પ્રતીક આપીને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે। કોંગ્રેસને જંગી બહુમતીથી વિજય બનાવે એવી શુભકામના। રાવપુરા વિધાનસભાના ઉમેદવાર ભાઈ સંજયભાઈ પટેલ ઉમેદવાર તરીકે અમારો નિશાન પંજો છે અને ઉમેદવાર બી પંજો છે। સવાલ એટલો છે કે લોકો ઝંકી રહ્યા છે આ ચૂંટણીને, કારણ કે જે રીતે બેફામ મોંઘવારી, જે રીતે અત્યાચાર, જે રીતે તમે વિચાર કરો એક જગ્યા બાકી નથી। મિલિટરીમાં જુઓ તો રિટાયરમેન્ટ લોક આંદોલન કરે, आशा वर्कर आंदोलन करे, डॉक्टर आंदोलन करे, पुलिस आंदोलन करे, एवी कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी कि जे आंदोलन नहीं। अने एक भर्ती नी अंदर कौभांड, तलाटीओं में कौभांड, कलाकों में कौभांड वाली सरकार है।
એટલે લોકો ઝંકી રહ્યા છે, પોતાના છોકરાઓ પેટ કાપીને મા બાપ ભણાવીને એમને નોકરી ના મળે અને કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ કરી દીધી હોય, લોકો આત્મહત્યા તરફ बढ़તા હોય, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી એક વિકલ્પ છે અને કોંગ્રેસ પાર્ટી આ દેશે બધું ઘણું આપ્યું છે અને કોંગ્રેસ पार्टी फरती सत्ता पर बैसे। विधानसभा का आज मुख्य कार्यालय का ओपनिंग था। सब कार्यकर्ता, वेल विशर, रावपुरा के नागरिक सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और सबने मन बना लिया है कि हम इस बार संजय भाई पटेल को भारी बहुमत से जिताएंगे। सिद्धपुर विधानसभा बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मत विस्तार में बैठक की। विधानसभा के चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और आम जनता को प्रभावित करने के लिए स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में आज सिद्धपुर की गोकुल यूनिवर्सिटी में केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री कौशल किशोर ने सिद्धपुर विधानसभा मत विस्तार के गांवों की मुलाकात ली और सिद्धपुर विधानसभा बैठक के भाजपा के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत के समर्थन में जगह जगह बैठकों का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश को विभाजित करने का काम किया है, जबकि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी प्रहार किया। अभी तक जितने लोगों से मैं मिला, सभी लोग भाजपा को वोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गुजरात के गौरव की बात है और इसलिए गौरव की बात है, अस्मिता का सवाल है, क्योंकि चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे अदर्स दूसरी पार्टियां हों, वो मोदी जी को और अमित शाह जी को गुजराती कह करके ये बाहर अजीब तरीके की बातें करते हैं और इसलिए केजरीवाल जी ना गुजरात के हैं, न सोनिया जी और राहुल जी गुजरात के नहीं हैं, ममता जी भी नहीं हैं, दूसरे दल के लोग भी गुजरात के नहीं हैं, जिनके नेतृत्व में ये लोग पार्टी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी मोदी जी के नाम पर और मोदी जी पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े लोकप्रिय लीडर के रूप में आगे निकल करके आए हैं और 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक एक विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप, एक सिस्टम को तैयार करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और इसलिए यहाँ के लोगों को सबको बीजेपी को वोट देना चाहिए, बीजेपी को वोट करें। केशोद के जूनागढ़ में भाजपा के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अब जबकि चुनाव के प्रचार कार्य को बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में हैं। आज जूनागढ़ के केशोद विधानसभा मतक्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार देवाभाई मालम के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला केशोद पहुंचे और यहां आयोजित जनसभा में लोगों को भाजपा के देवाभाई मालम को जिताने अपील की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों की बात करते हुए सभी विरोधी पार्टियों पर प्रहार किए। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा की गई कामगिरी का बखान किया। इस आम सभा में सांसद रमेश भाई धड़ुक, अग्रणी नेता पदाधिकारी मौजूद थे। समग्र कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भूपेंद्र भाई जोशी ने किया। पार्टीना उम्मीदवार भाई श्री देवाभाई मालमना प्रचार अर्थे મળેલી સભામાં પ્રચાર કરવા માટે આવવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો। કેશોદ નગર તાલુકાના વિવિધ સમાજના આગેવાનો અને નાગરિકોએ આ સભાની અંદર જે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો, મને એવું લાગે છે કે કેશોદ વિધાનસભા વિસ્તારના નાગરિકોએ केशोद विधानसभाની सीट हमेशा भारतीय जनता पार्टीनी तो रही ज छे, पण अत्यार सुधीमां क्यारेय न मळी होय एवी प्रचंड लीड साथे देवाभाईने चूंटाडવાનો मन बनावी लीधुं होय ए प्रकारनी सभा मने जोवा मळी। जी साहेब, लोदर शब्द वापरी हास्यનું મોજું ફરી વળ્યું, પણ અહીંયા જે કેશોદની આસપાસ જે ઓજત નદી પસાર થાય છે, જે પાણી છે એ ખેડૂતોને ખૂબ નુકસાન કરે છે। જ્યારે ખેડૂતોની જે વ્યથા સાંભળવા માટે રમેશભાઈ ધડુકે સંસદમાં અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, 5 વર્ષથી આ પ્રશ્ન છે, શું કહેશો?
ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી ખેતીના ગામડાના તમામ પ્રશ્નોને ઉકેલવા માટેના પ્રમાણિક પ્રયાસો રાજ્યની સરકારે અને ભારતની સરકારે કર્યા છે. તમે જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા માટે પણ રાજ્યની સરકાર અને ભારતની સરકાર ખભે ખભો મિલાવીને ઉકેલવા માટેનો પ્રમાણિક પ્રયાસ કરશે. गुजरात के डभोई में भाजपा प्रत्याशी शैलेश मेहता का चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है. उनका हर जगह स्वागत हो रहा है. गुजरात के डभोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शैलेश मेहता का चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है. डभोई विधानसभा क्षेत्र में आए सिमलिया जिला पंचायत बैठक के पंसोली, सिंधियापुरा, सुवारजा, वढवाना और कुकड़ जैसे विस्तार में आज शैलेश मेहता ने फिरनी की और लोगों से मिलकर उन्हें जंगी बहुमत से जिताने अपील की. यहाँ पर हर जगह उनका लोगों ने स्वागत किया. खेती के लिए पानी मिल सके इसलिए आदिवासियों ने शैलेश मेहता से मांग की. उन्होंने जल्दी समस्या के निराकरण को लाने की उम्मीद जताई है. ડભોઈ વિધાનસભાના ભારતીય જનતા પક્ષના ઉમેદવાર તરીકે પણસોલી વસાહત, સુવાલજા અને સિંધિયાપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી છે. તમામ ઠેકાણે સુંદર પ્રતિસાદ છે. થોડીક વસાહતમાં શૌચાલયના કામો થોડાક બાકી છે અને એ લોકોને ઉનાળુ પાક માટે કેનાલનું પાણી નથી મળતું, એટલે નર્મદાનું પાણી નહીં મળતું હોવાથી એમને વઢવાણા તળાવમાંથી સિંચાઈ યોજનાના અધિકારીઓ અહીંયા સર્વે પણ કરી લીધો છે અને ટૂંક સમયમાં એનું પાણી મળે એ વ્યવસ્થા કરવાની પણ અમે ખાતરી આપી છે. આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસના અનેક કાર્યકરો આગેવાનો અમારી સાથે જોડાયા છે, જે બતાવે છે કે ડભોઈમાં ભારતીય જનતા પક્ષની તરફ પ્રવાહ વળી રહ્યો છે અને જ્યારે આટલા બધા લોકો ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાતા હોય ત્યારે વિજય તો નિશ્ચિત છે, પણ મોટા માર્જિનથી વિજય થાય એના માટેના બધા પ્રયત્નો છે. गुजरात वडोदरा के रावपुरा विधानसभा मत क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल ने रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया. रावपुरा विधानसभा मत विस्तार के कांग्रेस प्रत्याशी संजय पटेल ने आज अपने विस्तार में चुनावी रैली निकाली और लोगों को उन्हें जिताने अपील की. वहीं समाज के विविध विस्तारों, चंद्रनगर सोसाइटी, सुंदरवन आदि जगहों पर उन्होंने पदयात्रा फेरने की और लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें वोट देने अपील की. એમાં નંદનવન, સુંદરવન, ઉમિયાનગર આ તમામ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં આજે લોકસંપર્ક માટે નીકળ્યા છે. વોર્ડના કાર્યકર્તા પપ્પુભાઈ છે, નાનુભાઈ છે, બેન છે, આ તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે રહી અને અમે લોકસંપર્ક કરેલો છે અને લોકોનો ખૂબ જ સરસ આવકાર મળેલો છે. લોકો આ જે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર છે એની નીતિઓથી ખૂબ જ ત્રાસી ગયેલ છે અને એમને જણાવેલ છે કે ભાઈ અમે આ વખતે પરિવર્તન લાવીશું અને કોંગ્રેસને મત આપીશું. अहमदाबाद में राजीव गांधी कांग्रेस भवन कार्यालय में एक एलसीडी स्क्रीन रखा गया है जिसमें कांग्रेस की तमाम प्रवृत्तियों को दिखाया जाएगा, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव मैनिफेस्टो भी है. आज कांग्रेस ने एक नया आविष्कार किया है. आज कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में राजीव गांधी भवन में एक नया एलसीडी लगाया गया है जिसमें कांग्रेस की रोज बरोज की जो गतिविधियां है वो दिखाई जाएगी, जो कोई बड़ी प्रेस होगी वो भी दिखाई जाएगी और कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी यहाँ पे प्रसारण दिखा जाएगा. उसके अलावा जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जो 8 वचन दिए हैं जो पब्लिक को लुभाने के लिए, वो भी यहाँ पे मैनिफेस्टो कांग्रेस के दिखाया जा रहा है. जो पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास इतने बड़े दिग्गज नेता है, कोई दिग्गज नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी गुजरात चुनाव प्रचार में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है. सिर्फ राहुल गांधी ने एक में 2 पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए है. कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे कोई काम कांग्रेस का दिख नहीं रहा है. तो आने वाले समय में ये देखने की बहुत बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस गुजरात में कितनी सीट पर वो लेकर के आती है. ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए. VNM TV से अहमदाबाद से कमल सोनी. गुजरात के वडोदरा शहर के शहरवाड़ी विधानसभा बैठक से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे गुणवंत परमार अपने इलाके में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. वडोदरा में गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में यानी 5 दिसंबर को वोटिंग कराया जाएगा. 5 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है. वडोदरा की शहरवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने गुणवंत परमार को दावेदार बनाया है. गुणवंत परमार ने वार्ड नंबर 7 में लोगों के बीच जाकर डोर टू डोर प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी से हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए कांग्रेस को वोट करने की अपील की.
इस मौके पर महंगाई, बेरोजगारी समेत के मुद्दे उठाते हुए गुणवंत परमार ने शहरवाड़ी के नागरिकों से परिवर्तन की अपील की। आज यहाँ वार्ड नंबर 7 अमित नगर 4 रास्ता के आसपास की जो भी सोसाइटी है उसमें हम लोग हमारे कांग्रेस के शहर असेंबली के उम्मीदवार गुणवंत भाई के साथ डोर टू डोर फेरनी में जा रहे हैं। हमारा वार्ड नंबर 7 रावपुरा और शहर विधानसभा में 2 भाग में आता है, तो मैं बहुत दिनों से फेरनी में जा रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये 27 साल के कुशासन से थक गए, ये भ्रष्टाचारी शासन के से थक गए, महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त है। कोरोना में जब लोगों को सरकार की जरूरत थी तब ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। और 15 दिन पहले ये जो मोरबी में पुल गिर गया, 145 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उस पुल का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया था उसका पुल बनाने का काम नहीं था, कड़ी का काम था। अजंता वॉच वाले को पुल का काम दे दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गांधीनगर में उनकी सांठगांठ थी, रूपाला साहब की से थी, तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं और पुल चालू कर दिया, लोगों को मौत में धकेल दिया। और जब धरपकड़े हुई तो किसकी हुई? जो वहां पे जो ये कॉर्पोरेशन का स्टाफ था उन लोगों की धरपकड़ हुई। आज मैं 141 शहर विधानसभा में उम्मीदवार के आया हूँ। आज मैं इधर वो जो मेरा रावपुरा विधानसभा में जो आता है बूथ, इसमें मैं वो अमित नगर सर्कल पे खड़ा हूँ। मेरे साथ इस वार्ड के प्रेसिडेंट, मेरे युवा साथी, मेरे बहनों जी, भैया सब साथ में रह के मैं चुनाव में प्रचार डोर टू डोर जा रहा हूँ और मुझे बहुत खूब हमको आवकार मिल रहा है। और इधर मेरा राहुल गांधी जी का जो 8 वचन दिया है उसका मैं बात कर रहा हूँ। साथ में साथ बड़ौदा शहर में खास करके पूर्व विस्तार में जो पीवा का पानी का प्रश्न है, गटर का प्रश्न है, नौकरी धंधा का प्रश्न है, आवास का प्रश्न है, वो भी मैं जटिल प्रश्न है, वो भी मैं उसको निकाल कर रहूँगा, साथ में रहूँगा। मेरा कांग्रेस पक्ष का हद का कार्यकर, महिलाओं, बहन जी सब कुछ वो काम करते हैं और बजाते हैं। और आज भी मुझे भरोसा है 141 शहर विधानसभा में सब कार्यकर साथ मिलजुल के मतदारों के साथ में रह के मतदारों से हम 141 मत विस्तार में 5 तारीख को मतदान कराएंगे और पंजा को निशान को कराएंगे। गुजरात के राजकोट की दक्षिण बैठक के कांग्रेस के उम्मीदवार हितेश वोरा ने अनूठा चुनाव प्रचार किया। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो अपने चुनाव प्रचार को अनूठा रंग ही दे रहे हैं। राजकोट की दक्षिण बैठक के कांग्रेस के उम्मीदवार हितेश वोरा ने शहर के हरिंद्वा रोड पर बैलगाड़ी में चुनाव प्रचार किया। साथ ही कार्यकरों के साथ गैस के सिलेंडर लेकर महंगाई का विरोध किया। उन्होंने गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा सरकार का विरोध किया। अरावली जिले के भाजपा के उपाध्यक्ष और मोड़ासा शहर के संगठन प्रभारी ने भाजपा का भगवा खेस छोड़कर कांग्रेस के पंजे से हाथ मिला लिया है। अरावली जिले और तालुका संगठन द्वारा की जाती निरंतर अवहेलना के फलस्वरूप थककर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष और संगठन में मोड़ासा सिटी के प्रभारी जयंती सिंह झाला ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ उसे मजबूत बनाने का निर्णय लिया है। वहीं वात्रक में कांग्रेस के बायड के उम्मीदवार महेंद्र सिंह वाघेला के हाथों कांग्रेस का खेस पहना। गुजरात में हाल ही में लंपी वायरस जैसी घरेलू जानवरों की संसर्गजन्य बीमारी के चलते कई गायों की मौत हो गई। वहीं एक पशुपालक ने अपनी गायों को इस बीमारी से बचाने के लिए मन्नत मांगी। गुजरात में पिछले दिनों लंपी वायरस के चलते हजारों गायों और घरेलू पशुओं की मौत हो गई थी। गुजरात के कच्छ में एक पशुपालक अपनी गायों की इस बीमारी से हो रही पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और उनकी समग्र गाय इस बीमारी से ठीक हो जाए, इसको लेकर उन्होंने कच्छ से लगभग 425 किलोमीटर दूर पैदल भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने जाने की मन्नत मांगी। उनकी इस भावना सभर मन्नत भगवान ने मान ली और उनकी सभी गायें लंपी वायरस से उभरकर ठीक हो गई। कल पशुपालक अपनी 60 गायों के काफिले के साथ कच्छ से 12 दिन की पैदल यात्रा कर द्वारका पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए।
जब ये पदयात्रा द्वारका पहुंची तो सभी गायों की पुजारी ने और मंदिर प्रशासन ने रात 10 बजे मंदिर परिसर में ले जाकर मुख्य मंदिर की परिक्रमा करने की व्यवस्था की और यथासंभव सत्कार किया। द्वारका स्थित सभी छोटी बड़ी गौशालाओं के संचालकों ने कच्छ से मन्नत पूरी करने आई गौ माताओं को भोजन भिक्षा का आमंत्रण दिया। आज के ज़माने में शायद लोग इसे पागलपन कहे, लेकिन ईश्वरीय शक्ति के सामने हरेक को झुकना पड़ता है। लिमड़ी की चूड़ा तहसील के ग्रामीण इलाकों में भाजपा गढ़ में दरार दिख रही है। भाजपा के 20 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में जुड़ गए। गुजरात के 61 लिमड़ी विधानसभा की सीट पर कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का त्रिकोणीय जंग आकार ले रहा है। लिमड़ी भाजपा का गढ़ माना जाता है, पर यहां दरार दिखने लगी है। इस सीट पर चूड़ा के ग्रामीण इलाकों से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता और समर्थक क्षत्रिय समाज के 10 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी कल्पनाबेन मकवाना की मौजूदगी में कमल का साथ छोड़कर पंजा थाम लिया है। वहीं चूड़ा तहसील के मोजीदाद में चुनाव प्रचार के दौरान कल्पनाबेन मकवाना की मौजूदगी में जोबाला गांव के मूल निवासी राजू भाजाला अपने 10 से अधिक क्षत्रिय समुदाय के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में जुड़े। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राय भाई राठौड़, सुरसंग भुम्भानी, खुमानसी भाई समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। आज रोज चूड़ा तालुकानो अमारो प्रवास शुरू हतो। प्रचारार्थे अमे निकळ्या हता त्यारे आजे अमे लगभग 8-9 गामनो अमे प्रवास कर्यो अने अमने ठेर ठेर जग्याए उमळकाभेर अमारुं स्वागत कर्युं अने अमने सन्मान आप्युं। अहींया आजे मोजीदार गामे ज्यारे अमे मीटिंग करी अने एमां અહીંથી ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો આજે અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં જોડાયા છે। એનું અમને કોંગ્રેસ પાર્ટીને ખૂબ ગર્વ છે અને એમની ટીમ સાથે જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટીની પણ જવાબદારી બને છે। અમારા સન્માનીય કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પણ સાથે છે ત્યારે એ જે પધાર્યા છે એમનું માન અને સન્માન જળવાઈ રહે એની અમે એમને ખાતરી આપી છે। આ અગાઉ જ્યારે અમે चूड़ा तालुकानो ज प्रवास कर्यो ए दरमियान आम आदमी पार्टी में ज्यारे जलपाबेन कुमरखाणिया ए सतत ने सतत आ विस्तारनो प्रवास करता हता अने आम आदमी में तेओ उम्मीदवार तरीके एमनी तैयारी हती पण एओने अन्याय थता ए पण अमारी साथे कांग्रेसनी टीमने मजबूत करवा माटे जोड़ाया छे त्यारे एमने पण अमे खूब आवकारीए छे अने एमनुं पण भविष्यमां ज्यां मान सन्मान रहे एवी प्रकारनी हमारी कामगिरी रहसे। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर शादियों में एसटी बस की बुकिंग शुरू हो गई है। पिछले करीब 2 सालों से शादियों में बारात ले जाने के लिए एसटी बस की बुकिंग का चलन बहुत कम हो गया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से एसटी बस की डिमांड शुरू होने की खबर है। राजकोट डिवीजन के 9 नंबर डेपो से कुल 50 से अधिक बसों की बुकिंग हुई है और अभी और बुकिंग होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार 30 नवंबर और 1 दिसंबर के रोज चुनाव के कारण ये 2 दिन बुकिंग नहीं ली जाएगी। नवंबर महीने से लेकर जून तक शादियों के मुहूर्त है। ऐसे में सबसे अधिक बुकिंग फरवरी के लिए हुई है। ये तो बात केवल राजकोट एसटी बस स्टैंड की है। एसटी बस की बुकिंग के साथ निजी वाहनों की बुकिंग भी बढ़े, ऐसी ट्रैवल संचालकों की उम्मीद है। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के बाद राजकोट के सोने के व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसको लेकर राजकोट के स्वर्ण व्यापारियों के अनुसार उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी कारीगरों को अथॉरिटी द्वारा तंग किए जाने के मुद्दे उन्होंने मतदान बहिष्कार की धमकी देते हुए राजकोट के पूरे सोनी बाजार को असीमित समय तक बंद रखने का तय किया है। राजकोट गोल्ड डीलर एसोसिएशन के अग्रणी अरविंद सोनी ने कहा कि आचार संहिता अमल होने के साथ ही राजकोट सोनी बाजार की स्थिति खराब हो गई है। अधिकारियों द्वारा कैश या कीमती चीजों की हेरफेर रोकने चेकिंग की कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां कम नहीं हो रही और व्यापार 50% कम हो गया है। राजकोट से रोज राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता समेत देश दुनिया में व्यापार होता है। ऐसे में हर बार चुनाव आयोग की मंजूरी लेना और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। ચૂંટણીના સમયમાં આચારસંહિતા લાગુ કરવામાં આવેલી છે, પણ આચારસંહિતાનો આટલો કડક
અમલ એ માત્ર ને માત્ર સોની બજાર વિસ્તારમાં આવો ખડક અમારી લાઈફની અંદર મેં ક્યારેય પણ જોયો નથી. લગ્નગાળાની સિઝન છે, સોની બજારમાં અને કારીગરો અત્યારે પોતાની રીતે માલ બનાવવા માટે થઈને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે જતા હોય છે ત્યારે અધિકારીઓ આવી અને એના ખિસ્સા પંપ પડે છે, ત્યારે એ બધે પાનના પડીકા હોય એ પણ ખોલાવે છે. તો આ તો અમારી કિંમતી ધાતુ છે ને કિંમતી ધાતુ અમારે સોની બજારમાં જો ન હોય તો કે મોટી બજારમાં થોડી બને. તો આવી રીતે અમારી ઉપર જે જોખમી થઈ રહી છે, છેલ્લા 10 દિવસથી હેરાન થઈ રહ્યા છે અને અમારા સમાજનો સુવર્ણકારોનો જબરદસ્ત આક્રોશ છે અને એના અનુસંધાનમાં હવે અમે થાકી ગયા છીએ અને જો આવતા દિવસોમાં કલેક્ટરને આવેદન આપવા જાય છે, કમિશનરને પણ આવેદન આપવા જાય છે. જો આ જનગત તાત્કાલિક બંધ કરવામાં નહીં આવે તો અમે અચોક્કસ મુદતનું બજાર બંધનું એલાન પણ આપશું અને મતનો પણ બહિષ્કાર કરશું. ऊना के जवान ने अरुणाचल की बॉर्डर पर हिम वर्षा में अपनी आखिरी सांस ली। उनके सम्मान में निकली 15 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। आज ऊना के डमासा गांव के लोग बहुत ही गमगीन थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। इस गांव के वीर जवान लालजी बांभनिया ने अरुणाचल की बॉर्डर पर अपनी अंतिम सांस ली। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान भारी बर्फबारी और बारिश के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें तत्काल आर्मी कैंप में कलकत्ता पहुंचाया गया, जहां उनके इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया। आज उनका मृतदेह मादरे वतन पहुंचा तो समग्र तालुका और ग्राम्य विस्तार से जवान को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए लोग उमड़ पड़े। उनका फूलों से सम्मान किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महज 3 साल के बेटे ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके सम्मान में आज बाजार बंद रहा और विशाल संख्या में लोग, पुलिस, आर्मी जवान और एनसीसी कैडेट्स के जवान, सामाजिक राजनैतिक अग्रणी और विविध संगठन के लोग उनकी अंतिम यात्रा में राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ जुड़े। लालजी भाई बांभनिया के परिवार को सांत्वना देने ऊना के विधायक पूजाभाई वंश, जिला पंचायत और तालुका पंचायत एवं विविध गाँव के सरपंच अग्रणी पहुंचे। उनके परिवार में वे पत्नी और 3 साल का एक बेटा पीछे छोड़ गए हैं। वीएनएम वीर जवान को नमन करता है। गुजरात के मोरबी के हलवद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनाव का माहौल रंग पकड़ता जा रहा है। चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते चुनाव प्रचार को तेजी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को देश भर से गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा का मोरबी के हलवद में आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं, समर्थकों और आम नागरिकों की उपस्थिति रही। 75 वर्ष का इस उत्सव के साथ शामिल है। हर घर तिरंगा पहना करके इस उत्सव के साथ हर भारतवासी को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अनाचार के कारण भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से रही थी। तब भारत को नेतृत्व देने के लिए इसी गुजरात की माटी के सपूत श्री नरेंद्र भाई जी को गुजरात ने देश का नेतृत्व करने के लिए भेजा। योगी आदित्यनाथ की जनसभा में यहां लोगों के साथ साथ प्रत्याशियों में भी भारी जोश देखने मिला। गुजरात विधानसभा इलेक्शन के लिए अभी जिस तरह चुनाव प्रचार हो रहे हैं, गुजरात से ही निकले पीएम मोदी दिल्ली से गुजरात चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं और वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कहीं कहीं पर चुनाव के कोई भी सिंबल नज़र नहीं आते हैं, कोई पार्टी के सिंबल नज़र नहीं आते, मगर जिस गांव आमरोल गांव जहां हम पहुंचे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा पेंटिंग नज़र आया, तो मुझे लगा कि आपको भी ये बता दें कि दिल्ली से निकली सरकार
कैसे छोटे छोटे गांव तक भी पहुंची है, ये दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार क्या चाहती है, कहां पहुंचना चाहती है, गुजरात पर किस तरह कब्जा जमाना चाहती है। मगर ये कैसे होगा वो 8 दिसंबर को पता चलेगा। अभी जिस गांव में हम आए हैं, आमरोल गांव, वहां के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ कैसा है चुनावी मूड, गुजरात का चुनावी मूड किस तरह बदला है और क्या सोचते हैं लोग, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। चुनाव का माहौल कैसा है यहाँ पर? भाई भाजपा चलती है। भाजपा चलती है, ऐसा है? दूसरी कोई पार्टी नहीं चलेगी? नहीं, कांग्रेस से आधा आधा है अभी। आधा आधा है। कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, दोनों आधा दोनों आधा। आधा और ये आधा है। पीछे आम आदमी पार्टी का दिख रहा है, उसका क्या है? आम आदमी पार्टी थोड़ा चौथा भागનું જાય વારી। ચોથા ભાગનું જાય? કેમ એવું ચોથા ભાગનું જાય? આ બહારની સરકાર ખરી ને એટલે ગુજરાતના હોય તો સુધી બહારના ના લાવે। પણ કેમ ના લાવે? આ ભાજપે આ બધી સહાય આપી ને, શું સહાય આપી? બધી બહુ સહાય આલી છે। ખેતી કરો છો? હા તો ખેડૂતને જે 2000 રૂપિયા આપે છે સરકાર, એ મળે? મળે ને, મળી જાય? તો એના આપણે તો ખેતી છે જ મળે નહીં મળતા, પણ બીજા લોકોને મળે ને। બીજો શું ફાયદો થયો સરકારથી? બસ બીજા તો ઘણા ફાયદા નહીં, ભાજપ વાળાએ ઘણા ફાયદા છે। કેટલી ગાયો ભેંસો છે તમારે? છે ને 2-3 છે। અચ્છા, ડેરીમાં દૂધ ભરો? કેટલા, શું ભાવ આપે ડેરી વાળા? ડેરી વાળા આપે 65 થી 70 રૂપિયા 1 લીટરના। 65 થી 70 રૂપિયા જેવો ફેટ એવો ભાવ। એવું? મને તો કોઈ એવું કીધું તું કોઈ 25 આપે, કોઈ 44 આપે એવું કહેતા। ના ના, ફેટ હોય એવો ભાવ આપે ને। એવું? સરકારથી શું ફાયદો થયો છે કોણ? આ લોકોને ફાયદો થયો એટલે તો ભાજપ લાવે છે ને। લોકોને ને, હું તમારી વાત કરું, તમને શું ફાયદો? મને તો કોઈ ફાયદો જ નહીં અત્યારે। એવું? કોઈ ફાયદો નહીં? કોઈ નહીં। તો પછી કઈ સરકાર બદલા, આ વખત બદલવાનું કશું? ना, हमें तो भाजपा माणस એટલે ભાજપમાં જ રહીએ। इलेक्शन का माहौल कैसा है? चुनाव प्रचार के लिए कोई नेता आए, कोई मिले आप लोगों को? नहीं, हमको तो कोई नहीं मिला है अभी। नहीं मिला? ऐसा? छोटे आदमी को कौन मिलता है अभी? जिसका सिक्का चलता है वही। किस तरह का सिक्का चलता है जिसको? भाजपा का चलता है ना अभी। गरीबों की बहुत खराब हालत है अभी, लेकिन भाजपा सरकार कुछ सोच नहीं रही है। अभी देखो ना, सिलेंडर का भाव गुजरात तो बहुत प्रगति कर रहा है, बहुत इंडस्ट्री बन रही है। बात सही है आपकी, वो अच्छा है, डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीबों का भी सोचना चाहिए ना। अभी मैं 300 रुपया कमा रहा हूँ, 300 यानी मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। अभी मैं 300 रुपया कमा रहा हूँ, समझो आप। अभी सिलेंडर कितने का हो गया है? अभी 1100 रुपये का। अभी तेल के डिब्बे का कितना भाव है? 2500 रुपया है। फिर वो अपना लाइट बिल भी कितना होता है? अभी एक आदमी तो कितना करेगा? वो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि गरीबों को क्या करना चाहिए, वो अलग उनका वो होना चाहिए कुछ ऐसा। सरकार तो नहीं सोच रही है, ठीक है। आप क्या सोचते हो सरकार के बारे में? बदलने का सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो? कांग्रेस सरकार अच्छी थी, ऐसा? बहुत अच्छी थी, वो गरीबों का सोच रही थी। आपने मनमोहन सिंह का एक 2007 के अंदर उन्होंने दिया था, अर्थशास्त्र के कुछ बारे में बोल रहे थे वो, कि जो भाजपा सरकार आएगी तब ये पूरा अर्थतंत्र हिल जाएगा। आज यही पोजीशन है। डेवलप तो हो रहा है, लेकिन देवा भी वो बढ़ रहा है ना। फिर कितना देवा है? बहुत देवा है भारत देश में, ये भी सोचने की ज़रूरत है। बाकी तो अभी जो चल रहा है ईवीएम का गड़बड़ वगैरह, वो भाजपा सरकार ही आएगी वो तो। ऐसा आपको कैसे पता चलता है कि ईवीएम का गड़बड़ चलती है? सरकार तो ऐसा कहती है कि हम तो कुछ ऐसा नहीं करते हैं, हम तो हमारे दम पे बनाया है। वो नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे, तो ये क्यों करेंगे? ये तो सब बनाने की बात है। अभी क्या, गरीब कुछ नहीं कर सकता गरीब। तो बदलाव के बारे में कुछ सोचते हो? लोगों से बात करते हो कि हमें ये महंगाई से बचने के लिए कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ करना चाहिए? लोगों से जब चुनाव आता है तब आता है नेता वोट लेने के लिए, ऐसा? फिर भाग जाते हैं, फिर आएंगे 5 साल के बाद, फिर वोट मांगने आएंगे, फिर क्या करेंगे? अभी तो मिडिल क्लास बहुत हैरान है, अभी बहुत ख़राब पोजीशन है मेरे मिडिल क्लास की। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी काम तो अभी डेवलप तो हो रहा है, वो अच्छी बात है। आप दो चीजें कैसे बता रहे हैं कि डेवलप हो रहा है, सरकार सोच नहीं रही? सरकार सोच रही है तभी तो डेवलप हो रहा है। आप तो दोनों साइड पे बोल रहे हैं। में लेके चले गए तो अच्छी बात है, ऐसा बोल रहा हूँ मैडम। अभी मैं 9000 रुपया कमा रहा हूँ, 10,000 रुपया। अब मेरे अभी समझो मेरी शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, अभी 10,000 कमाऊंगा तो फिर उनकी शादी का सोचना है, घर से वो भी सोचना चाहिए ना। और तो सही है, डेवलप तो हो रहा है, नाम भी बन रहा है अपना भारत का, अच्छी बात है।
नाम बनने से लोगों के घर चलते हैं क्या? नहीं चलेगा कुछ। वो बड़े बड़े नेता अभी देखो ना, अभी 5 साल में, तो आप 5 साल के दोनों अंदर साइड में कैसे सोच रहे हो? कोई एक चीज डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ये जानना है कि आप कोई एक बात पे क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार खराब है या सरकार अच्छी है? दो में कभी से अच्छी है, एक कभी करें। खराब है। अच्छा, उनको चुनाव जीतना है तब अच्छी होगी, हाँ। फिर चली जाएगी तो मुसलमानों को। भाजपा सरकार ने अभी तक मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। वो वोट लेने आते हैं तब मुसलमान करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर कोई नहीं सोचता। अभी देखो कितने सब चुनाव हुए, ठीक है, कोई मुसलमान, हमारे मैं मुसलमान हूँ, ओवैसी उसने कितने सब उठाए, वो ट्रिपल तलाक है सब, उसे कोई मुसलमान का नेता कोई नहीं है, ओवैसी के सिवा कोई नहीं है। अभी क्या करेंगे? अभी तो आप इतना आसान ऑन कैमरा बोल रहे हो, डर नहीं लगता? क्या डरने की क्या बात है? कोई कुछ नहीं कर सकता, बना तो एक दिन है ही। ये पीछे जो आम आदमी पार्टी का पोस्टर है, ये पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं? आपको लगता है गुजरात में कुछ? तो वो बोल रही है 200 यूनिट फ्री, वो तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो अच्छी बात है। कभी देखो अभी मेरा 1520 बिल आ रहा है, वो तो बच जाएगा, वो तो बचेगा ना, तो वो बचत खाता ही हो जाएगा मेरा, वो देंगे तो। वो भाजपा सरकार जैसी है, वो समझो ना, वो भाजपा सरकार जैसी है ना, वो भी बोल रही थी कि ये देंगे वो देंगे, ये देंगे वो देंगे। अभी ये भी बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी बोल रहे हैं देंगे। अभी क्या पता, दिल्ली में तो हम रहते नहीं है, मगर दिल्ली में बोल रहे हैं। देखो हमको बीजेपी से नहीं, कोई कांग्रेस से नहीं, आम आदमी से हमारा अच्छा होगा तो वो सरकार अच्छी है। अभी आप ही सोचो, मैं अभी अहमदाबाद बड़ौदा जाके आया, मैं 200 का पेट्रोल चला गया। मैं कितने में 300 रुपये में काम कर रहा हूँ, अभी कितने का पेट्रोल गया मेरा? 100 सही है, 100 रुपये बचा। अभी 100 रुपये लेके घर जाऊँगा मैं, वो भी तो सोचना है ना। लेकिन क्या करें, अभी वो सोचेंगे तो होगा। ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है अपना। ऊपर वाला बहुत बड़ा बादशाह है। किसी ने बहुत सही कहा था कि हिंदुस्तान ऊपर वाले के भरोसे ही चलता है, और वाकई ये बात साबित होती है। जब भी ऐसे लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो जब कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो ऊपर वाला करेगा। बट खैर, ये नीचे वाले जो सरकार चलाने के लिए आपस में जो दो पार्टियां आमने सामने आ जाती हैं, तब पब्लिक को ही सोचना होगा कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी उनके लिए फ़ायदा करेगी, कौन सी पार्टी उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकेगी, वो आम जनता को ही सोचना होगा। આ ઇલેક્શન આવ્યું, કઈ ખબર છે? આવ્યું તો આવ્યા કોઈ નેતા મળવા આવ્યા? આપણને મળવા આવે, ગરીબને મળવા આવે ના આવે? ગરીબને મળવા તમારા ના આવે. વોટથી તો એ લોકો જીતતા હોય. હા, આપણા વળતી જીતતા હોય. વોટ માંગતી વખત શું કહે એ લોકો? અમે તમારું કામ હશે એ કરી દઈશું, પણ મારે જ કશું કામ કર્યું જ નહીં. મારું ઘરું મંજૂર નહીં કર્યું, મારે છાપરું એ જોયા આવડે જ ચાલુ કર્યું છે. ચમ કે કશું કામ ધંધો તો હે નહીં, તો પછી આવું કરીને તો છોકરાને તો જીવડાવે, પણ ઘરવાળા ના હોય શું કરવાના? તો કેટલું કમાઈ લો રોજ? 100-150 રૂપિયા. આ તો મોંઘવારી વધારે કરાય છે, શું કરવાનું? વિધવા પેન્શન યોજના, એનો લાભ મળ્યો છે તમને? હા, એનો લાભ મળ્યો છે. મળ્યો છે? એ પૈસા આવે છે તમને? કેટલા પૈસા? એને 1200 રૂપિયા આવે છે. 1200 રૂપિયા એ શું થાય? છોકરો નેહાર જતો હોય. કેવી સરકાર જોઈએ? મારા ઘરે નહીં, હજુ ઘર બરબૈયા લઈને કહેવાય કે સારું કરે છે એમ. આ બી થોડું ઘણું તો લાભ આલ્યો છે, બીજો તો આપણને નહીં આલ્યો. આ મહિને 1200 રૂપિયા આવે તો ગેસનો બોટલ ભરાય તો ઘરમાં વાપરીએ. કેવી સરકાર જોઈએ? ભાજપ સરકારે આપણને બહુ સારું કર્યું છે. લોકોને જો વિધવાન પૈસા આલ્યા, મનાત મફત આલ્યું, આપણે એવું ખોટું તો બોલાય જ નહીં, બરાબર છે. એણે રસ્તા બધા બનાવ્યા, શું ખોટું કર્યું? સરકારને કશું કેવું છે? મોંઘવારી બહુ, એટલે અમને ગરીબોને પોહાય નહીં. હે તા શું મોંઘું પડે સૌથી વધારે? તેલ મોંઘું, બધું મોંઘું. અમે ખપડી લઈને જઈએ ને આદરા તો કેટલા પૈસા લે? 70 રૂપિયા લે, એટલામાં બધું નહીં લાવવાનું વેચાતું. કેટલા કલાક તમે મજદૂરી કરો કે 60-70 રૂપિયા મળે? 8 વાગે 8 થી 1 60-70 રૂપિયા જ મળે? દા એટલું જ? એટલું જ. તો પછી એ તો કેવી રીતે પોસાય તમને? ના જ પોસાય ને. તો આવું કેટલા વર્ષોથી ચાલે છે? કેટલાય વાર હોય. એ તો વધ્યા, પહેલા તો ઓછા ચાલતા હતા, હવે તો કે વધ્યા. આ વખતે ઇલેક્શન જે હમણાં આવ્યું છે એમાં વોટ આપવા જવાના? વોટ તો આપવાનો જ નહીં. કોને આપવાનો? કોંગ્રેસને લાવવાની. એવું અત્યારે તો ભાજપ બહુ સારું કામ કરી રહી છે એવું કહે છે બધા. ગરીબોને તો ના પોહાય. તા બધા નોકરિયાત હોય એમને પોહાય, અમને ગરીબને ના પોહાય. તા નોકરીયાવાળા એમને તો પગારથી પોહાય રે, પણ અમે અમારે જેવા. તો અહીંયા ગામડામાં બધાને મજદૂરી મળી રહે ખરી? મળે, સિઝને મળે. હા, તમારા ઘરવાળા શું કામ કરે?
એ લાકડા ભરવા જાય ટ્રેક્ટર લઈ. તો કેટલું કમાય? પેલું 200 રૂપિયા રોજના 200 રૂપિયા બસ. પછી એટલામાં ઘર કેવી રીતે ચાલે બેન? કેવી રીતે થાય બધું? તો એવું તા નહીં પોહાતું ને એટલે જ મોંઘવારી નહીં પોહાતી. તો ગેસનો સિલિન્ડર લો છો કે પછી ચૂલા પર જમવાનું બનાવો? ચૂલા ઉપર બનાવીએ. ચૂંટણી આવી ને ચૂંટણી તો આયા તા નેતા અહીંયા મળવા. તમારો દીકરો શું કમાય? તમારો દીકરો શું કમાય છે? શું કમાવાના પેલો બેસજો ખાતા કશું કામ નહીં કરતા? શું કામ છે એવું? આ ગામને કામ અહીંયા મળતું જ નથી કશું નહીં. અમારે અહીંયા વર્ષોથી અમારા અમિતભાઈ સાહેબ છે. પાણીના રસ્તાના જે પ્રશ્નો છે એમનાથી સારા કામો થયા છે અને કરે છે. અને 4 સ્ટમ્પથી એ જીતાયા છે. અને આ વખતે લગભગ આવતી ચૂંટણીમાં તો 33,000ની લીડ કાઢી હતી. આ વખતે 50,000થી 55,000ની લીડથી જીતવાના. સરકાર અત્યારે મોંઘવારીમાં પ્રજા ત્રાહિમામ થઈ ગઈ છે. આ બધું બહુ નડતરરૂપ છે. પ્રજા એટલે લોકો પરેશાન છે એકદમ બિલકુલ. આ છોકરા જો બધાય બેકાર જ છે. આમરોલમાં કેટલી વસ્તી છે? આમરોલમાં 7,000ની વસ્તી છે. 7,000ની વસ્તી છે અને 4,300 વોટર છે. તો એમાં યુવા કેટલા છે? યુવા કેટલા છે જેમને અહીંયા નોકરી મળી છે નથી મળી એના વિશે કહો. 1,500 યુવા તો એવા જ છે કે દરરોજ અહીંથી સાયકલથી સ્કૂટરથી બરોડા રોકડી કામે જાય છે. બિલકુલ આ સરકાર નિષ્ફળ જાય છે. કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ કંપનીઓમાં છોકરા જાય છે, 12 કલાકના 260 રૂપિયા આપે છે, તો પણ આ સરકાર કોઈ પગલાં લેતી નથી. એકદમ આ ગામમાં તમે જુઓ બેકારી છે. કોઈ મકાનની સુવિધા નહીં. જે જૂના મકાનો આ વર્ષે પહેલાં દાદીમાએ આગળ વાત કરી, જે 30 વર્ષ પહેલાં કંઈક એમને મકાન મળ્યું એ કોંગ્રેસની સરકારે જ આપેલા છે. ભાજપની સરકારમાં કોઈ પણ મકાન થયા નથી. અમારા ગામની હાલત તો જો એકદમ. અહીંયા જે સરકારી યોજનાઓ છે એ યોજનાઓનો કેટલો લાભ મળે છે? બિલકુલ નહીં. કોઈ નથી મળે. કોઈ નહીં. મકાન બનાવવા માટે, સંડાસ બાથરૂમ બનાવવા માટે જે સબસિડી આપી છે એ બધું મળ્યું છે? એ બધું અંદર ખાને બધા એમના મરત્યા ભેગા થઈને બધું ઠપ કરી ગયા છે. રોજી રોટી લેવા માટે તો બરોડા ચાલે છે અને બરોડામાંથી જ બધું છોકરા બધી મહેનત કરીને પૈસા લાવે છે. એક આ માધવ સોલંકીએ એમનો આભાર કે આ પુલ બન્યાલો છે એટલે અમારી એ રસ્તો છે એનાથી અમારી રોજી રોટી મળે છે. દર વર્ષે 6,000 સરકાર આલે છે, પણ અમારે તો આ સલ્ફેટના ભાવ 500 હતા, આ 2 વર્ષમાં 1,000 થઈ ગયા એક બોરીના. એટલે અમારા પૈસા તો 4 ગણા લઈ જાય છે, એનાથી 1% પાછો આપે છે. એટલે નુકસાન તો અમારા જ છે. મોંઘવારી કેટલી? ગેસના બાટલા 400 રૂપિયા સરકારે આપ્યા ફ્રીમાં, ત્યારે 400 રૂપિયા હતા, અત્યારે 1,160 થઈ ગયા. એટલે અમારા તો કેટલા પૈસા ડબલ લઈ જાય છે. આપે છે એના કરતાં તો 4 ગણા પૈસા એવા લઈ જાય છે. અહીંયા શું વાવે છે? અહીંના ખેતરોમાં બધું જ વાવે છે. પણ અત્યારે શું ભાવ મળે એ લોકો જ્યારે વેચવા જાય? એપીએમસી વેચવા જાય અત્યારે ગલોડાનો ભાવ 80 રૂપિયા છે, 30 રૂપિયા અત્યારે 30 રૂપિયા 20 કિલોના. 20 કિલોના 30 હા, દૂધી જો 60 રૂપિયા 20 કિલોના. મોંઘવારી સલ્ફેટમાં ડબલ પૈસા. અમારો માલ જાય તો એના કરતાં 0. અને દૂધ જે ડેરીમાં જાય છે એ શું ભાવ જાય છે? શું ફેટથી આપે છે? હવે એમાં બેન એવું છે, ફેટ આવે તો 60 રૂપિયા જાય, ફેટ ના આવે તો 30 રૂપિયા જાય. બદલાવ આવવાનો આખા ગુજરાતમાં પબ્લિક જાગૃત થઈ જાય છે અને આ ફર 100% બદલાવ લાવશે જ અને આવશે જ. મોંઘવારી તો આ સરકારને નડવાની જ છે. લગભગ 300થી 400 છોકરા બરોડા રોકડીમાં જાય છે. તમે સવારમાં આવો તો તમને જોવાનું મળે કે 300થી 400 છોકરા બધા બરોડા નંદેશ્વરી બધે રોકડીમાં જાય છે અને રોજી લાવે અને ઘર ચલાવે. એવી પોઝિશન છે આમરોલની. કેટલા વર્ષોથી વર્ષો લગભગ 25-30 વર્ષથી આ પોઝિશન ચાલે. કોઈને કોઈ નોકરી નહીં, એજ્યુકેટ ભણેલા ગણેલા છે નહીં એવું નહીં, એ બધા કડિયા કોમે જાય.
એવી પોઝિશન છે. એજ્યુકેટ થયેલા છોકરા, બીકોમ થયેલા છે, કોઈને નોકરી મળી નથી અત્યાર સુધી. टैगलाइन है पढ़ेगा गुजरात तो आगे बढ़ेगा गुजरात. अब वो बात जो है सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहने के लिए यहाँ नज़र आ रही है. यहाँ से 300 युवा अगर रोज़ाना छोटी मोटी मजदूरी के लिए जाते हैं, जिनके पास में डिग्री भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो किस हिसाब से ये दावे हो रहे हैं कि गुजरात में रोज़गारी सबसे ज़्यादा दी गई है, बेरोज़गार कोई आपको नज़र नहीं आएगा, सभी के पास नौकरियां हैं. सवाल यही उठता है. जिस गांव जाते हैं उस गांव में गैस का सिलेंडर, चूल्हा सब है, उसके बावजूद भी चूल्हे पे खाना बनता नज़र आ रहा है. पिछले कई दिनों से हम गांव में दौरा कर रहे हैं और हर जगह पर चूल्हा तो जलता हुआ नज़र आता ही है. उसकी वजह एक ही है कि गैस सिलेंडर के जो दाम हैं 1000 से ज़्यादा, यानी 1100-1200 रुपये, एक गरीब किसान कैसे ये मैनेज कर सकता है. इसीलिए एक टाइम का खाना, एक समय का खाना चूल्हे पे पकाना ही प्रिफर करता है. ગેસ નહીં વાપરતા? નથી ગેસ. ગેસ નથી? ખલાસ થઈ ગયો. એવું ખલાસ થઈ ગયો. घूमते शाम हो गई है और गांव के छोर पर जब हम पहुंचे तो कुछ और लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं कि वो सरकार में बदलाव चाहते हैं और इस बार चुनाव का क्या माहौल है. क्या माहौल है अभी गांव में चुनाव का? गांव में चुनाव का माहौल ऐसा है कि अभी बदलाव करने का है. ऐसा क्यों बदलाव करने का? ये सरकार अच्छी तो है. महंगाई बहुत है. ऐसा? हाँ, गैस का भाव जो और पेट्रोल का भाव जो सब बढ़ा दिया. ये सरकार चाहिए ही नहीं. भाजपा सरकार आना चाहिए नहीं. वो काम करेगी ही नहीं. इसका कुछ काम किया ही नहीं. 25 साल से तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनको बार बार उनको इलेक्ट करके लाते. कौन पसंद करता है? हमको लोग करते हैं, गुजरात के लोग करते हैं, तभी तो वो विकास आए. कहाँ किया है? ऐसा? घोड़ा विशाल को विकास किया है. हाँ, इतना सारा तो विकास किया. कहाँ दिखाओ एक भी विकास. इतने अच्छे रोड बने, इतने अच्छे नेशनल हाईवे बने. वो ग्राहक का पैसा लेके बनाया और खड्डा बनाया. क्या कहाँ हम दिखाओ? चलो गांव में ही दिखाता है. गांव में कोई विकास नहीं. गांव में कुछ विकास नहीं है. हाँ, क्या चाहते हैं? किस तरह का विकास चाहते हैं? अच्छा विकास चाहिए. कैसा? मगर कैसा? क्या विकास में क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? रोजगारी चाहिए, शिक्षण चाहिए, सारा दवाखाना सब चाहिए ना हमको. वो गरीब कैसा जिएगा? इस बार गुजरात में 3 पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, अब तीसरी पार्टी भी आई है. तीसरी पार्टी कौन सी आई? आम आदमी पार्टी. हाँ. तो क्या होगा इस बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए हमको. परिवर्तन आएगा? आएगा चौकस आएगा. हाँ, 100% आएगा परिवर्तन. लोग तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम तो खुश हैं इस सरकार से. कोई बोलता है, इसकी पार्टी वाला बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. सब लोग नाराज है. बदलाव के लिए क्या करेंगे? वोटिंग ही एक अपने पास में हथियार है. क्या वोट क्या करोगे? तो क्या करेंगे? सही पार्टी को दे देगा. सही पार्टी. हाँ. आपने जो 3 बातें कही, एजुकेशन, रोजगारी और हेल्थ, उसके बारे में, तो वो तो जो दिल्ली से सरकार आई है यहाँ पर, यहाँ भी उनको सरकार बनानी है, तो वो पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, तो क्या उनको लाओगे? हाँ, उनको भी लाएंगे. हाँ, उनको भी लाएंगे. फिर दूसरा कौन आएगा? दूसरा कांग्रेस आएगा और आम आदमी पार्टी आएगा. अभी 5 लाख का कार्ड है, कहाँ काम लगता है? दवाखाने में जाके धक्का कराते हैं, कुछ काम तो करता नहीं. इधर कहाँ भी नहीं चलता है. कार्ड लेके जाता है ना. तो आयुष्मान की बात. आयुष्मान कार्ड का बात बताता हूँ. डॉक्टर वापस भेजता है. हाँ, इधर कार्ड का कुछ होता ही नहीं है, इश्यू होता ही नहीं है. अभी नहीं चलता है. 50,000 का लगता है, 25,000 का नहीं चलेगा. ऐसा सबको धोखा देता है. कौन सी पार्टी उनको अच्छी जिंदगी दे सकेगी, वो आम जनता को ही सोचना होगा.
नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की बात हो रही है। राजनीतिक दल तो आ ही रहे हैं, कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा भी आप तक पहुंच रही है, लेकिन वोट आखिर हमें करना है, आम जनता को, आम नागरिक को करना है। और ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, नागरिक, अग्रणी नागरिक क्या सोचते हैं, ये आप तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सीधे सीधे आप में से निकल के यहाँ बैठे हैं। आज वीएनएम स्टूडियो में हमने वडोदरा के 2 अग्रणी नागरिकों को आमंत्रित किया है और उन्हीं से मैं जानूंगी कि विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, उनके कैंडिडेट्स को लेकर, और वोट आखिरकार उन्हें करना है तो क्या मन वो बना रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अशोक मेहता, वडोदरा शहर के आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन है, जाने माने, आप सब उन्हें जानते ही हैं। और हमारे साथ है एक नया चेहरा, मयंक त्रिपाठी। वैसे अगर आप वीएनएम के दर्शक हैं तो मयंक को आपने जरूर देखा है, मेरे कई सारे शोज में वो अपनी राय को बेबाकी से रखते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि सीधे सीधे कहीं ना कहीं सुशासन, गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, और उनकी जो सोच है पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर, वो क्या है, वो मैं उनसे जानूंगी। सबसे पहले मेहता सर के पास सर, सबसे पहला सवाल, चुनावी माहौल बहुत चरम पर है, क्या महसूस करते हैं जब अचानक से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब पिक्चर में आ जाते हैं, जो 5 सालों तक कहीं दिखते नहीं हैं? चुनावी माहौल चरम सीमा पे है, वो तो बराबर है। बाकी ये काफ़ी सालों से, ये जब से बीजेपी की रूलिंग चल रही है तब से ऑलमोस्ट बीजेपी पार्टी तो ऑलमोस्ट इन इलेक्शन मोड ही रहती है, ऐसा हमने देखा है। कुछ ना कुछ कार्यक्रम, कुछ ना कुछ, वो जो लोगों को लगता है कि ताइफे हैं, पर वो कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी बात करें कि इलेक्शन 2022 का दिसंबर 5 को बड़ौदा में वोटिंग होगा। बेसिकली इस बार ये इलेक्शन में स्टेट असेंबली में कोई वेव नहीं है, ना तो पॉजिटिव वेव है ना नेगेटिव है। ऐसा भी नहीं है कि ये पार्टी को जिताना ही है या ये पार्टी को हराना ही है। तो वेव की तो बिल्कुल कमी है, लहर जिसको बोलते हैं, लोक मिजाज जो है वो लहर में नहीं चल रहा है। अभी बात करें तो बेसिकली लोगों में परेशानी तो काफ़ी है। हम तो फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, 33 साल से पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, उसमें एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सब पेशेंट हैं। वो जो फीडबैक दे रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनको जो परेशानियां हैं, हार्डशिप है, तो उसमें उनको बहुत निराशा है, हताशा भी है, गुस्सा भी है। तो उसका असर क्या पड़ेगा, वो एक बहुत अहम बात है। तीसरी बात कि जो पार्टी ने आज सो कॉल्ड बीजेपी पार्टी ने जो उनकी बैकअप आरएसएस को एक तरह से हाईजेक कर लिया है, ऐसे पब्लिक भी मानती है और आरएसएस के काफी लोग भी मानते हैं। तो जो आरएसएस का एक नेटवर्क था बैकग्राउंड में, और उनका फायदा हर हमेशा बीजेपी को मिल रहा था, पर्टिकुलरली वोटिंग में भी, तो उसमें कहीं भी कुछ न कुछ कमी जरूर दिख रही है। उसका इलेक्ट्रल वोटिंग में कितना असर पड़ेगा वो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण या कुछ भी और कारणों के कारण शायद कुछ डाइल्यूट हो सकता है। बाकी आरएसएस विंग भी इतना तो दिखता है। अभी जो बीजेपी का यूएसपी है वो सब जानते हैं, संगठन। वो संगठन जैसे मिस कॉल से बनाया है, पेड है, अनपेड है, जो कुछ भी बोलो, मैन पावर, मसल पावर, जो कुछ भी, पर संगठन उसकी यूएसपी है, पॉजिटिव है, और उसका बेखूबी उपयोग वो कर लेते हैं। और लोग भी, उनके जो कार्यकर हैं, मैंने जैसे बताया, पेड अनपेड जो भी है, वो उसमें टिके रहते हैं। तो बूथ मैनेजमेंट पे जो होगा उसमें उनको फायदा होगा, बिल्कुल। बट जो बेसिकली अगेन कि जो स्टेट इलेक्शन है, 27 साल से बीजेपी काम कर रही है यहाँ, और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो बोलो भी, 27 साल से ऑलमोस्ट नगर पालिका, महानगर पालिका, स्टेट, और पिछले 8 साल से करीबन सेंट्रल में भी। फिर भी एक बात लोगों को वो रहती है कि आज पीएम मोदी के सिवा गुजरात में भी किसी लीडर का खुद का कोई जनाधार नहीं है। जो क्या बोलते हैं, कोई लीडर की एक लीडरशिप की इमेज होती है, उनका जनाधार होता है उसकी, वो नहीं दिख रही है। और इसी कारण बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में सेंट्रल की टीम पूरी वो करनी पड़ती है, डिप्यूट करनी पड़ती है, असाइन करनी पड़ती है। तो वो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले 5 साल में पूरी कैबिनेट बदल दी, पूरी सरकार बदल दी,
ये बीजेपी ने 1 सवा साल पहले, तो उसका भी क्या रहस्य था या उसका क्या लॉजिक था या उसका क्या जस्टिफिकेशन है, आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, हमने तो बहुत बार डिस्कस भी किया कि क्यों क्या हुआ कि पूरी कैबिनेट फुल मंत्रिमंडल बदल देना पड़ा। आइदर दे वर इनएफिशिएंट, वो इनएफेक्टिव थे, इनएफिशिएंट थे, करप्ट थे कि क्या था, या तो सेंटर को, सेंट्रल लीडरशिप को, जो नाम के तौर पे 2 ही नाम आते हैं गुजरात के लिए सेंट्रल लीडर, उनको अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करनी थी, पता नहीं, पर वो है 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। तो फिर गुजरात का क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में कभी भी जवाब नहीं मिलते हैं, किसी भी बात के जवाब नहीं मिलते हैं। जवाब बिल्कुल, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नेता, क्योंकि गुजरात मॉडल को तो प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन गुजरात का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे हम देश विदेश में प्रोजेक्ट कर सके कि देखिए हमने यहाँ गुजरात से ये नेता तैयार किया है। 2 नेता जो यहाँ से हमने तैयार करके दिल्ली भेज दिए, अब वो दिल्ली के हैं, लेकिन गुजरात जब जीत रहा होता है वापस उन्हें यही आना पड़ता है और वो अंडर शेडो ही काम कर रहे हैं। जो कोई दिल्ली भी गए हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी, उनका भी खुद का कोई वो नहीं है, वो भी अंडर पीएमओ जो भी है उनके शेडो से बाहर नहीं आ सकते। तो ये तो एकदम हकीकत है कि गुजरात के वैसे नहीं है। बाहर देश विदेश में तो क्या, गुजरात में भी हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं अभी हुआ है कि उनके नाम पे कुछ चले गुजरात में। तो ये एक चीज हुई। दूसरी तीसरी बात जो एक है कि बीजेपी का ये एक क्राइटेरिया सही था कि एज के कारण 75 अबव को एक्टिव पॉलिटिक्स में या तो इलेक्शन टिकट ना दे। वो बिल्कुल सराहनीय है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो करना चाहिए। ठीक है, 1-2 जगह कुछ अपवाद हुए, पर उसके कारण या तो जो टिकट की एलोकेशन हुई, टिकट का जो कुछ वो हुआ, उसमें जो सो कॉल्ड सीनियर नेता या तो थोड़े बहुत भी जाने माने थे नाम, जैसे सब जानते हैं, उनका नाम दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। जो भी कारण देते हैं कि उनको लोकसभा में काम कर ले आएंगे, उनको संगठन में देंगे, पर उसके कारण भी लोगों के मगज में तो द्विधा है ही, साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं के मन में भी वो खुल के बाहर आए कि ना आए, पर ऐसे एक वो अपमानजनक स्थिति है। और उसके कारण जो कोई रियल जेन्युइन सिंसियर वर्कर्स हैं, उनके मगज में गुस्सा भी है, निराशा भी है, हताशा भी है। तो उनका आंतरिक वो जो है वो शायद कैसे बाहर आए वो बताना मुश्किल है। एकदम ओपनली तो बाहर आया है। इस बार सबने निर्दलीय दावेदारी की है। हाँ। ना सिर्फ गुजरात चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में भी वहां पर निर्दलीय दावेदारी हुई है और 11 लोगों को वहां सस्पेंड किया गया है, 7 लोगों को यहां सस्पेंड किया गया है। यानी सबसे बड़ी सुशासन वाली पॉलिटिकल, जिसे पार्टी डिसिप्लिन पार्टी कहा जाता है, वो डिसिप्लिन पार्टी के कार्यकर्ता हिले हुए हैं, क्योंकि पार्टी कभी भी किसी कार्यकर्ता को बड़े लेवल पर नहीं देखना चाहती है। मैं आपके पास लौटूंगी मेहता साहब। मयंक हमारे साथ है, मयंक त्रिपाठी एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भाई क्या सोचते हैं आप? वैसे आप दूसरे स्टेट से आते हैं, लेकिन बहुत सालों से आप गुजरात में रह रहे हैं। यहाँ की राजनीति के बारे में क्या परखा, क्या सोचा, क्या समझा? देखिए, गुजरात की राजनीति में सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि जो यहाँ का युवा है वो बहुत पॉलिटिकल इलिटरेट है। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, जैसे मैं नाम लूँ, एमएस में मैं पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर पूछिए कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, विधायक कौन है, उनको ये भी नहीं पता है। गुजरात में कितनी विधानसभा सीटें, ये भी नहीं पता है। वहाँ से कितने लोग खड़े हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी यहाँ काम कर रही हैं। तो जो पॉलिटिकल इलिटरेसी का माहौल गुजरात में है, खासकर युवाओं के बीच में ज़्यादा रह रहा हूँ, तो युवाओं के बीच में मैंने ये चीज़ देखी है कि पॉलिटिकल इलिटरेसी बहुत है गुजरात में। इस मामले में अगर मैं बात करूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो वहाँ पर एकेडमिक्स में क्या पढ़ाई चल रही है इसकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत है वहाँ पर। तो पान के गल्ले पे भी पॉलिटिक्स डिस्कस होता है। बिल्कुल बच्चे को पता है कि हमारे विधायक कौन है, सांसद कौन है, और ज्यादातर आप देखेंगे कि यूपी का माहौल ऐसा है। तो गुजरात में इस चीज की कमी है। इसका नुकसान ये होता है कि जब युवा अवेयर नहीं होता इन सब चीजों से कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है, तो फिर जब वो वोट डालने जाएगा तो मैं ये कैसे मान लूं कि वो उन मुद्दों से अवेयर है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, क्या वो नेता इन आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। तो एक समस्या मुझे देखने को मिल रही है। जी, बहुत बड़ी बात है ये। मैं जब भी लोगों के बीच जाती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या आपको पता है चुनाव किस दिन है, तो थोड़े से सर खुजाने लगते हैं लोग। अच्छा ठीक है, आपके यहाँ कौन कंटेस्ट कर रहा है आपको पता है? नहीं, मोदी जी को हम वोट देंगे। कंटेस्ट कौन कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोदी जी हम वोट देंगे। अच्छा भैया, मोदी जी को क्यों वोट देंगे? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया?
उन्होंने ब्रिज बनाए, उन्होंने सड़क बनाई। अरे भैया, आपके सड़क आपके विधायक आपकी नगर पालिका बनाती है, आपके लोकल जनप्रतिनिधि बनाते हैं, और इसलिए आपका लोकल जनप्रतिनिधि अच्छा होना जरूरी है। मैं यही बात लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो क्या इसका क्या निराकरण हो सकता है, कैसे लोगों को लिटरेट किया जा सकता है मयंक? देखिए, राजनीति के प्रति जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको कैसे जी रहे हैं। जैसे कि सुबह अखबार पढ़ना, तो अब न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। और क्या हम मतलब जैसे कि घर में भी एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि कोई अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन रहा है या स्टूडेंट एक्टिविस्ट बन रहा है तो उसको बोलते हैं अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीजें मत करो। मेरे भी घर में शुरुआत में ये हुआ था। तो जब हम राजनीति को एक गलत नजरिए से दिखाएंगे लोगों के बीच में, तो हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि राजनीति में युवा है, कुछ अच्छा राजनीति के बारे में जाने। देखिए, just because you won't take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you। तो राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसका मतलब ये नहीं राजनीति आप में इंटरेस्ट नहीं लगी। आपकी चाहे एजुकेशन पॉलिसी आपसे सीधी सीधी जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और अभी जैसे बोल रहे हैं कि दही पे टैक्स लगा दिया गया, ब्रेड पे टैक्स लगा दिया गया, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जब हो रहा है तो इनके प्रति जागरूक रहिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम अगर कुछ गलत हो रहा है। जब हम उसके प्रति अवेयर रहेंगे तो धीरे धीरे वो सुधार आएगा और लोग जागरूक होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति में जिसको जाना बहुत पैसे की जरूरत है, बहुत हमें करप्ट या ये दंगाई टाइप या बाहुबली जैसा हमें बनना पड़ेगा, या हमारा कनेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीजें अभी हमारे देश की राजनीति में मौजूद हैं, लेकिन हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं कि वहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं, करप्शन कम है, वहाँ है, सब जगह है, कम है। लीडर जो भी हैं अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये हम कैसे तय करेंगे जब हमारे युवा राजनीति को लेकर सजग होंगे, जागरूक होंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। नहीं चुनाव लड़ पा रहे हैं तो एक मुहिम खड़ी कर सकते हैं हम कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, कुछ गलत हो रहा है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो उनका विरोध जब करेंगे तो उससे कुछ लोग आगे निकल कर आएंगे। आने वाले सालों में राजनीति अच्छी होगी, देश अच्छा होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसलिए मैं हमेशा युवाओं को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक हो, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे पॉलिटिकल मुद्दा हो, मैं हमेशा एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ हर वीक एक टॉक करती हूँ अलग अलग मुद्दों पर, क्योंकि युवाओं को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। मेहता साहब, भारतीय जनता पार्टी चलिए अच्छा कर रही है, उन्हें वोट भी कर रहे हैं, लेकिन लोग नाराज भी हैं। लोगों की नाराजगी कभी कभी बातों में, कभी कभी शब्दों में झलक कर भी आती है। वोट भले ही भारतीय जनता पार्टी को जाए, लेकिन लोगों की जो नाराजगी है जो वोटों में तब्दील नहीं होती है, इसे लेकर क्या कहेंगे? नाराजगी जो है वो बहुत जायज़ है, सही है, बट एक ही चीज़ है, जैसे मयंक ने बताया कि आज लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। हम जब यूथ थे तो हमें पता है, याद है कि हमारे एक उससे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाता था। आज तो ऐसी हो गई बात कि लोग प्रोटेस्ट की तो बात छोड़ो कि कहीं कुछ वो करे स्ट्रांगली, पर इवन नॉर्मल वो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके कि इसको ईमेल से भेज के भी, कि फोन से, अभी तो सब ये इलेक्ट्रॉनिक वो हो सकता है, तो भी लोग वो नहीं कर रहे हैं, वो बोलने को ही तैयार नहीं है। बस वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, उनकी 100 में से 90 चीज को सराहिए, उनको बोलिए ठीक है, अच्छा है, अगर नहीं भी अच्छा है, पर ऐसी तो चीज होगी ना कि 100 में से किसी का भी 5 चीज तो गलत होगी, या तो उसमें कुछ सुधार जरूरी है। क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? आज कोई 5 चीज को भी बताने को तैयार नहीं है। मैं वही बोलता हूं कि हम मानते हैं, मान लो कि ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे कि ये बड़ौदा में ब्रिज बन रहा है, 5 साल से बन रहा है, टाइम बाउंड कुछ नहीं हो रहा है। टाइम बाउंड ना होने के बाद भी उसका सर्विस रोड भी ठीक तरह से नहीं हुआ। मॉनसून में बारिश में कितनी परेशानियां हुई, तो भी वो लोग वो भी नहीं करना चाहते। और बड़ी बड़ी बातें, स्मार्ट सिटी, वाईफाई, पब्लिक वाईफाई, उसका कोई हिसाब नहीं मांग रहा है कि 7 साल से स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, पब्लिक वाईफाई में इतने करोड़ खर्चा कर दिया तो क्या हुआ। तो एटलीस्ट उनका एडमिनिस्ट्रेशन से, नेताओं से, सरकार से पूछिए, सवाल पूछिए, प्रोटेस्ट मत कीजिए, धरना मत दीजिए, और तो वो जरूरी है। अभी जो आपने बात कही कि क्या विकल्प नहीं है, वो उसमें ऐसी बात है कि ये जो मास हिप्नोटिज्म हो चुका है,
लास्ट 5, 7, 10 साल में, 15 साल में, कि देर इज टीना फैक्टर, TINA, देर इज नो अल्टरनेट। तो वो मास हिप्नोटिज्म बोलो, मास मेस्मराइजेशन बोलो, वो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। वो कोई भी फील्ड है, पर उसमें मास हिप्नोटिज्म, मास मेस्मराइजेशन गलत होता है। पर एक चीज मैं बताऊं कि अभी अभी वो टीना फैक्टर का भी लोगों में एक अलग वो निकला है कि टीना ट्राइड इट, नॉट अगेन। टीना अभी ट्राई बहुत कर लिया, नॉट अगेन। अगर वो चीज अगर आ गई बैलेट में तो उसका असर काफी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं 8 दिसंबर को मैं फिर चुनाव के परिणामों के साथ बैठूंगी, आप जैसे लोग भी यहाँ बैठेंगे और फिर हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि नहीं, हमें उससे नहीं है फर्क कि किसकी सरकार बने, किस पार्टी की बने, हम भी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर सवाल वो है कि 100 में से एटलीस्ट 3-5% में भी आप सवाल उठाइए, उसका रिड्रेशल मांगिए, विजिलेंस रहिए। आजकल जो चल रहा है बस मतदान करो, मतदान करो, हेवी वोटिंग करो, मतदान जागृति अभियान, क्या क्या वोट वो। अभी देखो इस देश को, इस लोगों को मतदान जागृति की जरूरत नहीं है, वोट कैंपेन जागरूक करने की जरूरत नहीं। सिर्फ वो बताइए कि जो भी मतदान करो सही करो, सही कैंडिडेट को समझो, सही मुद्दे समझो, सही पार्टी को समझो, वन साइडेड या पोलराइजेशन ना हो, और कोई भी प्रलोभन में मत आइए, और जो भी करो वो सोच समझ में के करो। और सोच समझ में करने का वही उदाहरण है कि अगर आपको लगता है कि ये खाना सही होगा कि नहीं होगा तो हम खाना अवॉइड करते हैं, ना खाते हैं ना करते, तो वो बेहतर रहेगा। बाकी टीना फैक्टर के आधार पे या तो और कोई फैक्टर के आधार पे अगर गलत सलत वोटिंग कर दिया तो उसका बहुत खराब इफेक्ट। चलिए टीना फैक्टर इस बार चलेगा कि नहीं, उस पर तो नजर बनी रहेगी। भाई आप कुछ स्टडी भी कर रहे थे, रिपोर्ट्स भी आपने तैयार की है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, गुजरात की जो स्थिति है राजनीतिक दलों की, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? देखिए, मैंने जो स्टडी किया है गुजरात पॉलिटिक्स पे, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा अपना सिस्टम रेडी कर लिया है, जो मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों में कोई पॉलिटिकल पार्टी तोड़ पा रही है उसे। जैसे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी अभी गुजरात में कैंपेनिंग बहुत जोरों शोरों से कर रही है, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये नहीं दिख रहा है। हम अगर उनका पुराना इतिहास देखें उठाकर कि कैसे उन्होंने हर जगह जाकर सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और उसके बाद क्या हुआ वो तो सब देखने में आया जी। लेकिन आप ये देखेंगे जब कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में जा रही है, जैसे कि आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर आ गई है, लेकिन वो कितना प्रभाव डाल पा रही है ये तो अलग बात है, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो रही कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने रीजन में प्रभाव रखती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, तो वहां पर कोई नई पार्टी आ रही तो उसको बी फैक्टर जैसे विरोधी तैयार नहीं होने देना चाहती है। विरोधी नहीं, अपोजिशन कहीं ना कहीं वीक हो रहा है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। सबसे बड़ी हत्या है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं तो सवाल कौन खड़ा करेगा जी। और मैंने बताया पॉलिटिकल इलिटरेसी ऐसा नहीं सिर्फ गुजरात में, पूरे इंडिया में बहुत जगह है, तो जनता जागरूक है नहीं, अपोजिशन है नहीं, तो हम जो सरकार है उसको सवाल कैसे करेंगे। और विरोधी तैयार ना हो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें प्रयोग में ला रहे हैं, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपोजिशन को वीक कर रहा है। सरकार में आप रहिए अच्छी चीज है, काम करिए वो भी अच्छा, लेकिन अपोजिशन को वीक करने में आप लगे हैं। जैसे कुछ बोल दें कि कांग्रेस मुक्त भारत जी। तो कांग्रेस मुक्त भारत अगर हो जाएगा तो क्या भारत सही में भारत रहेगा? वो कांग्रेस वाले भारत में बीजेपी में आ जाती है, खरीद फरोख्त करते हैं। वो एक टर्म भी चल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी, तो ये सारी चीजें भी होंगी ना। फिर कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले सालों में बीजेपी 2014 से पहले और 14 के बाद जो हुआ है बीजेपी के अंदर, पहले एक विचारधारा के लोग उसमें रहते थे, विचारधारा के बाहर के लोगों को टिकट नहीं देती थी, वो बहुत सारे नियम थे। लेकिन आज क्या है कि विनेबिलिटी देख रहे हैं, कौन कैंडिडेट जीत रहा है उसको अपनी पार्टी में कैसे करना है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पर निशाना नहीं साध रहा हूँ, हर एक पार्टी ऐसा देख रही है कि अभी 75 हमने एज रख दी थी, लेकिन हमें किसी ऐसे इंसान को टिकट क्यों देना पड़ रहा है जिसकी एज 76-77 है? क्यों? क्योंकि वो इंसान कहीं निर्दलीय न लड़ जाए, वो पार्टी से भी ऊपर उठ चुके हैं, पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, पार्टी पीछे व्यक्ति आ गए। और उनका जनाधार इतना है कि अगर वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया जाता मांजलपुर से तो वो सीट बीजेपी हार जाती। बिल्कुल हार जाती है, ऐसी बहुत सारे लोगों ने बताया और ये होता भी जी। तो ये सारी समस्याएं व्याप्त हैं अभी गुजरात के अंदर, अन्य प्रदेशों में भी।
गुजरात की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से खुश है या ना खुश है? कुछ ऐसा स्टडी है क्या आपके पास? देखिए, बीजेपी के पास सबसे प्लस फैक्टर ये है कि उनके कोर वोटर जो है वो कभी हिलते नहीं, कभी मतलब 15-20 साल में एक बार हिलते हैं। बीजेपी के पास गुजरात के अंदर कम से कम, मेरी स्टडी ये बताती है कि 30% ऐसे लोग हैं जो पिछले 30 सालों से और उससे पहले से बीजेपी को वोट कर रहे हैं, जब वो अलायंस के साथ थी। तो जो कोर वोटर है वो हिलता नहीं है, नाराज है। उनकी समस्या है कि यहाँ की बिजली महंगी है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, पेपर लीक हो रहा है, समस्या है, उनको भी पता है और वो उससे खफा भी है, गुस्सा है, लेकिन वो फिर भी बीजेपी कर रहे हैं। वजह उसका कारण सबसे बड़ा ये आ जाता है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले एक वही मुद्दा उठाती कि विचारधारा की लड़ाई। 2014 विचारधारा का चुनाव था, 19 विचारधारा का चुनाव था और 24वीं विचारधारा पे लड़ा जाने वाला है। और स्टार्ट जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वहां पे ये ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि आप किसी भी काम को जब कर लेते हैं तब वोट मांगते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि हम काम हमने नहीं किया, लेकिन हम यूसीसी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यूसीसी हम लाएंगे, करेंगे, ये बताना ठीक है, कमेटी बनाकर रख दी और उसका फायदा ले रहे हैं, बस फायदा ले रहे हैं। तो ये काम यहाँ भी है, बहुत सारे प्रदेशों में भी कर रहे हैं। ये जो 30% 35% जितना भी वोट शेयर है ये कभी हिल नहीं पाता है। बाकी 15-20% लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, तो बीजेपी को ऐसे हेल्प कर रहा है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के पास घर पहुंचे हैं, आवास मिला है उनको। तो जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज है, जैसे किसानों को अभी कुछ पैसा मिल रहा है तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सीधे मिल रहा है। तो वो सारे लोग जो 15-20% में आते हैं वो फिर बीजेपी के पास वोट दे रहे हैं। तो इतने सालों से यहाँ सरकार होने के बावजूद भी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, थोड़ा इधर उधर हिलता दिख रहा है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी बता रही कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने वाली, पिछले साल से भी अच्छा करने वाली। पिछले साल तो जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक का जो फैक्टर था 99% सिमट गए थे वो, मतलब उसके बावजूद भी अब वो फैक्टर तो इस बार है नहीं, तो कैसे बीजेपी को कोई डिस्ट्रॉय करेगा या कमजोर कर पाएगा ये मुझे नहीं दिख पा रहा है। यहाँ बीजेपी ही जीतती हुई दिख रही है और सारी चीजें उसके पक्ष में भी हैं। जैसे अभी आप देखेंगे मोरबी ब्रिज हादसा हुआ, उसको 1-2 दिन के अंदर कैसे वहां से हटा दिया गया पूरी मीडिया से। ट्विटर पे पहले वो काफी ट्वीट्स हो रहे थे उसके बारे में, वो भी एकदम खत्म हो गया, मीडिया ने बात करना छोड़ दिया। लोकल लोगों को बिल्कुल, मतलब आप कहीं भी जाइए वडोदरा में पूछे किसी से कि मोरबी में क्या हुआ, कितने लोग मरे, सब भूल चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है वो 10 साल पुरानी बात और वो बात अभी 15 दिन पहले की। तो इतने लोग मरते हैं, इतना बड़ा एक कमी सामने आती है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उस पर कोई सवाल नहीं उठ पा रहा है। कुछ भी कमी दिखती है उसको कैसे हमें पेंट करना है, यहाँ पर हमें दाग दिखा उसको तुरंत पेंट कर देते हैं जाकर। तो इस तरह से सरकार से नहीं हट पाते हैं, कमियां हैं, लोग परेशान हैं, उनको शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी वोट तो बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी की लीपा पोती इतनी जबरदस्त है कि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से हिलाना भी फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन कोशिश जरूर आम नागरिक और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है कि एटलीस्ट कमियों पर सवाल उठाए जाए, उनसे जवाब मांगे जाए। अगर सवाल उठाए जाएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि हमें ये दिक्कत है। मोरबी दुर्घटना की बात है, वहां लोगों को बचाने वाले को टिकट दे दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वो उन्होंने जब वहां नदी में छलांग लगाई होगी तब ये नहीं सोचा होगा कि मैं कोई इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाला हूं। ये देश का दुर्भाग्य है, किसी आदमी की लॉयल्टी को खरीदने वाली बात है। चलिए अलग बात है पूरी, लेकिन सब कुछ सोचना है, सब कुछ परखना है। जब आपके बीच हाथ जोड़कर प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे सवाल तो पूछिए कि भैया ये रोड 5 साल से नहीं बने हैं, आप फिर 5 साल में वोट मांगने आए हैं, कैसे हम आपको वोट दे दें? फिर भी वोट पड़ेंगे, चलिए पड़ेंगे, कोई बात नहीं। अगर वोट करना है एक आम नागरिक को क्या सोच के जाना चाहिए उसको कि मुझे 5 साल के लिए मेरा नेता चुनना है? पार्टी को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्या मुद्दे मेहता साहब ध्यान में रखने चाहिए एक नागरिक को? जैसे बात हुई, पर्टिकुलरली कई पार्टीज और बीजेपी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है और वो सपने दिखाने में माहिर है और उनको वो पता है कि जो कमियां है, कमजोरियां है, फेल्योर से उसको कैसे डिफ्यूज किया जाए। तो लोगों को सबसे पहले वो ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है कि सही में
जो बाकी की चीज हम ना छोड़े, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ज्ञाति, जाति, धर्म की बात पे जो हो रहा है, पर एटलीस्ट जो डे टू डे लाइफ में जो दिक्कतें हैं या सुविधाएं होनी चाहिए, उसकी कमी क्यों महसूस कर रहे हैं इतने सालों के बाद, वो मगज में रखें। दूसरी बात है कि जो कुछ वोटिंग के पहले कोई भी किसी तरह का इमोशनल फैक्टर, किसी तरह का पोलराइजेशन नहीं आना चाहिए। आप इंडिविजुअली सोचिए और कैंडिडेट का एजुकेशन क्या है, उसका सही प्रभाव क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी समझ क्या है, उनकी सिंसियरिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, वो देखिए। दूसरी बात, पार्टी का बैनर देख सकते हैं, पर पार्टी के बैनर में ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ आशाओं में ही बने रहे कि ये तो पार्टी, क्योंकि जो पार्टी है जैसे ही अभी बताया कि ये तो या ओपोजिशन खड़े करने की कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि ओपोजिशन में आने के बाद भी, विपक्ष के नाम पे चूटे जाने के बाद भी, या तो बीजेपी उसके बाद ले लेती है, या इलेक्शन से पहले ले लेती है, या उसके बाद ले लेती है, उसमें जो भी है। तो पार्टी का बैनर देखिए, पर पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी साथ में देखिए। दूसरी पार्टी क्या कर रही है, विस क्या है, वो एक तीसरा वो है पर्सपेक्टिव। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और ये सब चीजों में कहीं भी ये अपना ज्ञाति, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म तो आना ही नहीं चाहिए। वो सीधी सी बात है। हम तो वहां तक बोलते हैं राजकीय पार्टियों को कि भाई इसमें आप ओबीसी सेल क्यों रखते हो? ओबीसी सेल की क्या जरूरत है भाई? पॉलिटिकल पार्टीज को वैसे सेल जो है वो रखने ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है। और एक ही नाम पे या एक ही उस पे मतलब नहीं है। नेशन इतना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग नेशन है। पीछे की बात छोड़ो, वो बात अलग है। आज से 35-40 साल पे भी मान लो कोई बोले तो थी, खाम थियरी थी 40 साल पे, पर उस टाइम का इंडिया अलग था। अभी जो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे हम फ्यूचर का देख रहे हैं, आज के यूथ जो 35 साल तक के, उन्होंने तो गुजरात में बीजेपी के सिवा किसी का एडमिनिस्ट्रेशन रूलिंग देखा ही नहीं है, क्योंकि 27 साल से ऑलमोस्ट सब जगह महानगर पालिका, नगर पालिका और स्टेट में उनका ही है। तो वो लोगों को तो पता ही नहीं है, बस मन में एक वो आ गया है कि बस ये है। तो ऐसा मत कीजिए और बैलेंस सोच समझ के कीजिए। सिर्फ ज्यादा मतदान जरूरी नहीं है, सोच समझ के सेंसिबल मीनिंगफुल वोटिंग जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। एक साड़ी में या एक बिरयानी की पार्टी में बिकने की जरूरत नहीं है। आपका वोट बहुत कीमती है। पिछले दिनों रोहित प्रजापति आए थे, जो वडोदरा शहर के अग्रणी नागरिक है। उन्होंने कहा था कि इस उंगली की ताकत दिखानी है। इस उंगली की ताकत आप दिखा सकते हैं। मैं एंड नोट पर क्या जोड़ना चाहेंगे? आप सबसे पहले तो पॉलिटिक्स में देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन नेता लड़ रहा है। आप कहीं मोदी जी आपको कुछ करने नहीं आएंगे। टू मच डिपेंडेंट ऑन मोदी जी, ऐसा बोलते हैं कई बार। आप डायरेक्ट मोदी जी से आशा मत रखिए। आपके क्षेत्र में कौन है, आप उसको देखिए, उसके बारे में पढ़िए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कहीं करप्ट तो नहीं है, वो क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, कहीं उसका चरित्र कैसा, कैरेक्टर कैसा, ये सारी चीज़ें देखिए, उनकी स्टडी करिए। दूसरे कैंडिडेट के बारे में पढ़िए, ऐसे 3-4 लोगों के बारे में पढ़िए, फिर वोट करिए जाकर, और अच्छे से वोट करिए, क्योंकि वोट जो है वो चोट दे सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। और मुझे लगता है आने वाले सालों में कुछ बड़ा होगा, वोट से जरूर होगा। चोट दे सकता है। जब देश का युवा ऐसा कहता है तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि ये कुछ अच्छा करेंगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब फिल्म देखने जाते हैं तब भी गूगल करके जाते हैं कि ये फिल्म हमें देखनी है कि नहीं। तो नेताओं के बारे में तो गूगल कर रहे हैं ना आप? नहीं कर रहे हैं तो वीएनएम देखिए। यहाँ रोज मैं हर एक पार्टी की विचारधारा को आप तक पहुंचा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें परखें। वोट आपको करना है, किसे करना है वो आपको तय करना है, लेकिन उनकी विजन और उनकी सोच को तो जानिए। उनके क्या इरादे हैं, 5 साल तक आपके लिए क्या योजना है, वो तो आप जानिए। वीएनएम देखते रहिए। वीएनएम पर रोजाना यही चर्चा हो रही है। मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मयंक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको तो जुड़े रहना है। 8 दिसंबर तक रोजाना ये हैमरिंग में जारी रखने वाली हूँ। वोट करना है, लेकिन सही वोट करना है। वोट नहीं, सिर्फ वोट करने से फायदा नहीं होने वाला है, सही वोट करना है। आपकी जो जरूरतें हैं उसे ध्यान में रखकर वोट करना है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं,
देखते रहना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है VNM के चैनल को। अगर नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो करिए, वहां शेयर करते रहिए। ये बातें हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वो वही बातें हैं जो आपके मन में, आपके दिमाग में चलती है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लाइव देखते हैं। देखते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं VNM TV। ये थी अभी तक की खबरें। VNM की सारी खबरें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए VNM TV। चुनावी माहौल से रहिए अपडेटेड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।